हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और यहाँ पे आज हम विज्ञान 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, इसमें आपका नमक जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातज नहीं है नमक। और यहाँ पे नौसादर, आयोडीन, कपूर ये जो होते हैं ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कीटबच्ची पौधे हैं। कीटबच्ची पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइए जानते हैं। तो कीटबच्ची पौधे में निफेंथिस, संड्यूस, वीनस फ्लाई ट्रैप ये जो होते हैं कीटबच्ची पौधे होते हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। अगर आपको नमक के विलयन से, नमक के घोल से नमक को अलग करना है, नमक को प्राप्त करना है, तो आप उसके लिए विधि लगाओगे वाष्पन विधि। ठीक है, आप नमक का विलयन लोगे, उसे आप गर्म करोगे, जिससे वाष्प बनकर पानी उड़ जाएगा और नमक आपका रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मात्रक बताना है आपको द्रव्यमान का। तो मात्रक से रिलेटेड वीडियो मैंने आपके लिए पहले ही बना रखी है, 20 प्रश्न कराए हैं उसमें मैंने, और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे सभी प्रीवियस ईयर प्लस। और अगर आगे क्वेश्चन बनता है तो वहीं से बनने वाला है, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। ठीक है, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ओके, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी प्लेलिस्ट के। इसके अलावा आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, चैनल पे जाएंगे तब, तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, थर्ड सेमेस्टर की और फर्स्ट सेमेस्टर की। इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो सभी प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर कर लेना। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की ज़रूर चेक कर लेना है। ठीक है, और सभी वीडियोज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। जो इम्पोर्टेंट ना हो उनको आप स्किप कर दीजिएगा, बाकी और वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, बाकी और सारी वीडियो तो उनको ज़रूर देखना है। मात्रक जो है द्रव्यमान का क्या हो जाता है, तो किलोग्राम हो जाता है केजी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो जल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन जल से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो है आपका जल से निकलती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट आते हैं, अब हम देखेंगे अतिलघुत्तरीय प्रश्न। हमने 5 बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट कर लिए जो कि हमारे एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके 5 नंबर पूरे हो जाते हैं। अब इसके बाद अगले 6 नंबर की ओर बढ़ेंगे जो कि अतिलघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमारा पहला अतिलघुत्तरीय प्रश्न ये है, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बेलन की लंबाई और व्यास का मापन करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर, बेलन की लंबाई तथा व्यास, वृत्त के व्यास। ठीक है, वृत्त के व्यास मापने के लिए या मापन के लिए वर्नियर कैलिपर्स, क्या है? वर्नियर कैलिपर्स यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वर्नियर कैलिपर्स यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है, बेलन की लंबाई या फिर वृत्त का व्यास हो। ठीक है, बेलन की लंबाई हो और वृत्त का व्यास हो, इसे मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है अतिलघुत्तरी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, गति का तृतीय नियम क्या है? ठीक है, उदाहरण के साथ समझाइए। गति के तृतीय नियम को उदाहरण के साथ समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जान लेते हैं गति का तृतीय नियम। सबसे पहली बात आती है, गति जो होती है
गति के नियम किसने दिए हैं? तो गति के नियम जो दिए हैं न्यूटन ने दिए हैं, और इनकी एक बुक थी प्रिंसिपिया जिसमें इन्होंने इन गति के नियमों के बारे में बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं कि गति का तृतीय नियम क्या है और इसे उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो उदाहरण सहित बताना है। गति का तृतीय नियम क्या होता है? तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की बराबर इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के अनुसार क्या होता है? प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उदाहरण। अब हम इसका लिखें तो हम लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे हम, घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपने पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है, जिससे प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ठीक है, आपने देखी होगी घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा जो होता है अपने पैरों की पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर ढकेलता है, जिससे क्या होता है? प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी घोड़े के आगे की ओर बल लगाती है, आगे की ओर ढकेलती है। ठीक है, और जिससे गाड़ी जो है आगे बढ़ जाती है। अगर आप लोग कहीं जाते हो, भागते हो, दौड़ते हो, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप एक पैर से नीचे की ओर पृथ्वी को दबाओगे, फिर एक पैर आगे, दूसरा पैर आगे, इस तरह से एक पैर ज़मीन को दबाता जाएगा, एक पैर आपका आगे की ओर बढ़ता जाएगा, पृथ्वी बल लगाएगी। ठीक है, इस तरह से समझ रहे होगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है अतिलोकोत्तरी का। पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति जो होती है अनिश्चित होती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पदार्थ की द्रव्य अवस्था है जिसमें, पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो द्रव्य अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे आप इसमें, उदाहरण लिखना चाहें तो लिखेंगे, दूध की कोई आकृति नहीं होती। दूध, पानी, तेल और ये चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं, लिक्विड के रूप में मिलती हैं, उनमें क्या नहीं होती है? आकृति नहीं होती है। जितने बड़े बर्तन में रखा जाएगा उतनी ही आकृति हो जाएगी। ठीक है, जितने बड़े बर्तन में रखा जाएगा उतनी बड़ी ही आकृति हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये प्रश्न क्या था कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो द्रव्य अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति अनिश्चित होती है। ठीक है, आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। ठीक है, समझ गए? द्रव्य अवस्था में आकृति अनिश्चित होती है लेकिन पदार्थ का आयतन जो होता है निश्चित होता है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रश्न, दोलन गति किसे कहते हैं? दोलन गति क्या होती है आइए जानते हैं, इसे उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, दोलन गति को उदाहरण सहित समझाना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, ठीक है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। अब समझिए किस तरह से गति करेगी। आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, कौन सी दीवार घड़ी में जो वो कौन सी घड़ी बोली जाती है जिसमें पेंडुलम होता है? पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी। इस तरह से आपकी घड़ी होती है एक। ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर में एकदम पेंडुलम लगा होता है। यहाँ से ओके, यहाँ से ये पेंडुलम होता है। ठीक है, ये मान लीजिए, इसको रेज करें, ये पेंडुलम मान लीजिए। ठीक है, ये वैसे तीर है लेकिन यहाँ से ये ऐसे ऐसे ये गति करता है, ऐसे ऐसे, मतलब ये लंबा नहीं होगा लेकिन यहीं पे ऐसे ऐसे करता रहता है। ये गति जो होगी ये इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आता है,
ये दोलन गति होती है, ठीक है। या फिर आप इसमें ये भी कह सकते हैं, जब सावन का महीना होता है तो झूले जो डाले जाते हैं, ठीक है, तो एक लोग पीछे से धक्का देता है, फिर ऐसे करके झूला जाता है, जो ऐसे ऐसी वाली गति बताई जा रही है जो अभी मैंने आपको बताई, ऐसे ऐसे, ठीक है। ठीक, ये जो होती है ये गति दोलन गति होती है, ठीक है। तो इसमें दोलन गति क्या है, फिर से एक बार समझेंगे। जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थित के दोनों ओर गति करती है, मध्य में जी है और इसके दोनों ओर, इधर भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, दोनों ओर जा रही है, इसलिए इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, दोलन गति कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखेंगे, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति या फिर झूले की गति, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 5 अतिलोत्तरी में। यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक यहाँ पे आप लिखेंगे, यौगिक जो है जल है आपका। यौगिक किसे कहते हैं? जल को यौगिक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 6। मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं? तो मृतोपजीवी के बारे में आप लिखेंगे, कुछ पौधे अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। ऐसे पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? मृतोपजीवी पौधे कहते हैं, ठीक है। जो पौधे स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, ये अपना भोजन जो है मृत पेड़ पौधों से या सड़े गले पदार्थों से, ठीक है, मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता आदि, ठीक है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन हमने किए, अतिलघुत्तरी, 5 बहुविकल्पी किए, इसके अलावा 7 आपके लघुत्तरी भी हैं, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे शायद आपका एक क्वेश्चन छूट गया है, जिसका जो प्रश्न ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका अतिलघुत्तरी का है, जो कि छूट गया है, इसको अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे किससे स्टार्ट किया था? पहला प्रश्न, बेलन की लंबाई, ये किसी दूसरे साल का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेलन, ओके, ये 2022 में आया हुआ प्रश्न था, ठीक है, जो 2023 में लिख के आए, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अगली उसमें ले लेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। तो आपके लघुत्तरी प्रश्न क्या क्या रहेंगे, तो उन प्रश्नों को आप सुन सकते हैं, बाकी उनका आंसर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो प्रश्न आपका रहेगा 12वां प्रश्न लघुत्तरी में, ठीक, 11 प्रश्न हमने कर लिए टोटल। 12वां प्रश्न रहेगा, भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। 12वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, बल से क्या अभिप्राय है? बल के विभिन्न प्रकार का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके अलावा ठोस द्रव गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। 14वां प्रश्न था आपका। 15वां है, बेलन की लंबाई तथा वृत्त की, अच्छा ये प्रश्न भी आपका है, बेलन की लंबाई तथा वृत्त का मापन किस यंत्र से किया जा सकता है? उसका नाम बताते हुए उस यंत्र का अल्पतमांक लिखिए, ठीक है। ये प्रश्न था आपका 15वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, बाष्पन और क्वथनांक में अंतर बताइए। और 17वां प्रश्न है, ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। 17वां प्रश्न था आपका। 18वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपका ये है, पोषण के आधार पर पादप एवं जंतु में अंतर समझाइए। पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर समझाइए, ये लास्ट प्रश्न था, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके बचे हुए हैं, इनका आंसर मैं आपको कहाँ दूंगा? नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आप इसके लिए थोड़ा सा वेट करें। बाकी बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके लिए बना रखी हैं, उनको भी देखते रहिए। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस की अतिलघुत्तरी में करा रहा हूँ, बहुविकल्पी में करा चुका हूँ पहले ही, तो आप उन सभी बहुविकल्पी को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी विज्ञान करके, ठीक है। 2024 बैच साइंस इस तरह से बनी है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है।
और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, बाकी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं और भी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी PDF मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, ठीक है। और सभी PDF आपके लिए फ्री रहेंगे बाकी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।